Hello everyone, welcome to current batch for board 2025, and in this lecture we are going to do chapter number 1 of your class 12th political science book number 2, जिसका नाम चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है। इसमें हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड्स 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम करने जा रहे हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इस बार बोर्ड्स में 95% बच्चे कैसे फेल होने वाले हैं। ठीक है, इस बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और इससे कैसे आप ये 95% बच्चों से बाहर हो सकते हो, आप कैसे अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो, इस बारे में भी हम थोड़ी सी बात इसी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो मैं 2 मिनट आपका पहले टाइम लूँगा, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए वो बता देता हूँ। सो माय नेम इज़ ऋषभ एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एंड साथ में मैं आपको ये पढ़ाने का काम भी करता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PYQs वहाँ पे पड़े हुए हैं, CUET के PYQs, बोर्ड्स के PYQs, सब कुछ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से अपने यूज़ में ले सकते हो और अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो अपने मन में, तो मन में मत रखो, हमें बिल्कुल कॉन्टेक्ट करो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, बिल्कुल हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपके जो भी क्वेरी है, जिससे भी रिलेटेड क्वेरी है कि 12th के बाद क्या करें या फिर कौन सा एग्ज़ाम हमें देना चाहिए, ये सब क्वेरीज हम यहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक है, साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो आप, और कमेंट में ज़रूर कमेंट आप करना, कुछ भी आपको लगता हो कि कोई भी कमी हो, अगर आप वो हमें बताओगे तभी हम आगे अपनी वीडियोस को और अच्छा बना पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना यार, वरना हम ऐसे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आप कमेंट करोगे तो ही हमें इम्प्रूवमेंट करने की, किस एरिया में इम्प्रूव करना है वो हमें पता चलता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु डिलीवर्ड द फेमस स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, जो ट्रस्ट विथ डेस्टिनी है, ये स्पीच किसने दिया था? ठीक है, आप बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ट्रस्ट विथ डेस्टिनी जो फेमस स्पीच है, इसको दिया था इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था 14 अगस्त को, उसको मिडनाइट में, ठीक है, मिडनाइट में, और 15 अगस्त को मॉर्निंग में। ठीक है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी? ठीक है, इसमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा इंडियन डेमोक्रेसी के लिए करेक्ट है? ठीक है, बताना है आपको। ऑप्शन ए, इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो पीपल होंगे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करेंगे। ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके हमारे भी यहाँ पे डिसीजन लेगा। तो बिल्कुल सही बात है, हम आज भी यही करते हैं। इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, उसको इलेक्ट करते हैं, वो जाके पार्लियामेंट में बैठ के हमारे भी यहाँ पे डिसीजन लेता है। ठीक है, ऑप्शन बी, इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज टू एवरी सिटीजन। बिल्कुल सही बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स भी देता है, तो उसके साथ साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी देता है। ठीक है, तो इसलिए ये चारों ऑप्शन करेक्ट है हमारे लिए, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। ठीक है, मैं बता दूं आपको, अब बोर्ड्स में जाके ये लेक्चर देखने के बाद जब आप बोर्ड्स में बैठोगे ना, तो 90% क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर से मिलेंगे। ठीक है, 90% क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बोर्ड्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हमने इंक्लूड किया है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट वेयर द 3 चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला चैलेंज क्या था? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शेपिंग नेशन विथ ग्रेट डाइवर्सिटी। जो इंडिया है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ा साइज में है, तो इसको सेप करना, यानी इंडिया को एक इंडिया बनाना, जो आज के टाइम पे आप देखती हो, ये भी एक चैलेंज था। क्यों? क्योंकि पूरा इंडिया 565 रियासतों में, यानी 565 प्रिंसली स्टेट्स में बंटा हुआ था, तो उनको एक साथ इंटीग्रेट करके हमारा इंडिया को बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो बिल्कुल सही बात है। टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारे देश के सामने एक चैलेंज था कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कैसे करें। ठीक है,
ऑप्शन सी, टू इंश्योर वेल बीइंग ऑफ होल सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है, पूरे समाज का भला करने का भी एक हमारे ऊपर चैलेंज था। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे गरीब थे, ठीक है, गरीब थे और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोगों के वेलफेयर पे खर्च कर पाएँ। तो वो भी एक चैलेंज था कि हमें कैसे लोगों का वेलफेयर करना है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू फेस सेवरल चैलेंजेस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज चैलेंजेस। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, उसी के रिस्पेक्ट में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको वो बताना है, ठीक है, आपको उनको कंसिडर करना है, यानी सोचना है उसके बारे में, ठीक है। ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान इन रिस्पेक्ट टू पॉपुलर नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी, ठीक है। तो जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे टू नेशन थ्योरी की बिहाफ पे। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। पूरा जो इंडिया में हर मुस्लिम एरिया नहीं ज्वाइन करना चाहता था पाकिस्तान को, ठीक है। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ऑफ इंडिया वेयर कंसंट्रेटेड इन डिफरेंट पॉकेट्स। इसका मतलब हुआ कि जितने भी मुस्लिम एरिया थे मेजोरिटी एरिया इंडिया में, वो एक जगह पे नहीं थे, डिफरेंट पॉकेट्स में थे। फॉर एग्जांपल अभी जो आपका आज का पाकिस्तान देखते हो, एक वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, फिर आज का जो बांग्लादेश है एक वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। तो ये दोनों क्या थे, डिफरेंट पॉकेट्स में थे, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं थे ये, ठीक है। चलो कोई ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया शुड बी एरिया टू बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बिल्कुल सही बात है, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था वो किस बेसिस पर सेपरेट किया था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो इसमें से पहला गलत है, पहला ये गलत है और दोनों सही है। अब पूछा क्या आपसे, चूज द इनकरेक्ट वन, ठीक है, इनकरेक्ट वन आपको बताना था, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। आप इस वीडियो को 1.5 पे भी देख सकते हो फॉर बेटर एक्सपीरियंस, एंड आपके लेक्चर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप और भी सारे लेक्चर हमारे देख सकते हो ऐसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। अभी उसमें हम बात करेंगे कि कैसे 95% बच्चे फेल हो सकते हैं, तब तक के लिए वीडियो में बने रहे आप, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन के रिजल्ट, सॉरी, पार्टीशन का जो रिजल्ट था उसकी रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको उसमें से बताना है, ठीक है, उसको आपको कंसीडर करना है। पहला ऑप्शन, लाहौर, कोलकाता, अमृतसर बिकेम द सेंटर ऑफ कम्युनल जोन। कम्युनल जोन का मतलब क्या होता है, कम्युनल राइट्स का मतलब होता है जो ऐसे राइट्स होते हैं जो धर्म के नाम पे होते हैं। इसका मैं हिंदी का वर्ड भूल रहा हूँ, कम्युनल का मैं भूल रहा हूँ, सॉरी। इसका एक बहुत अच्छा एक वर्ड होता है जिसको आप अगर मैं बोलूँ तो आप तुरंत समझ जाओगे। कम्युनल जोन का आई थिंक आप समझ रहे हो, जहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाई होने लगे ना, जो धर्म के नाम पे दंगे होते हैं उन्हीं को हम कम्युनल राइट्स बोलते हैं, और जहाँ पे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनल जोन बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टीशन के बाद लाहौर, कोलकाता, अमृतसर बिकम द सेंटर ऑफ कम्युनल जोन, ये सारे कम्युनल जोन बन गए थे, यहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही थी। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, ठीक है। माइनॉरिटी हैव टू टेक शेल्टर्स इन कैंप। बिल्कुल सही बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होने लगे तो जो पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ थे, यानी जो हिंदूज थे, बुद्ध थे, सिख, बुद्धिस्ट थे, जो सिख थे, वो कहाँ पे आने लगे, वो भाग के इंडिया में आने लगे, और इंडिया में कोई घर तो था नहीं उनका, तो इसलिए जो गवर्नमेंट ने शेल्टर लगाए थे, जो कैंप्स लगाए थे, वहाँ पे वो लोग रहने लगे। तो माइनॉरिटी हैव टू टेक शेल्टर इन कैंप्स, ठीक है। ऑन फैमिली किल देयर गर्ल्स टू प्रिजर्व फैमिली ऑनर। बिल्कुल सही बात है, अपनी ही फैमिली के लोगों ने वहाँ बहुत सारी लड़कियों को मार दिया ताकि अपनी फैमिली की जो ऑनर है ना, जो सो कॉल्ड रिस्पेक्ट है फैमिली की, वो बची रहे। मैं एक इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे जब पार्टीशन हुआ था ना, तो जो लेडीज़ थी, यानी जो वीमेंस थी, जो गर्ल्स थी, वो बहुत ईजी टारगेट बन गई थी। कोई भी वॉर होता है, कभी भी कहीं भी वॉर होता है, तो जो वीमेन होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो दे बिकम वेरी ईजी टारगेट, ठीक है। तो वो बहुत इजी टारगेट बन गई थी, और वीमेन ने ना बहुत ज़्यादा सफ़र किया था पार्टीशन के टाइम पे। वीमेन के साथ बहुत गलत काम हो रहे थे, उनके साथ रेप किया जाता था, फिर उनको मार दिया जाता था। तो जो जिस फैमिली की होती थी, अगर उनके साथ रेप हो गया तो वो फैमिली सोचती थी कि हमारे ऑनर पे, जो हमारा इज्जत है समाज में, उस पर दाग लग गया, तो वो पहले ही अपने बच्चों को, अपने गर्ल्स को मार देती थी ताकि इनके साथ कुछ गलत हो ना, और हमारी फैमिली का जो ऑनर है वो बचा रहे। इतना गंदा सोच था उस टाइम पे, आप सोचो, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, साउथ ऑफ इंडिया वॉज डिवाइडेड आफ्टर पार्टीशन। जो इंडिया का साउथ पार्ट है, जो इंडिया का अभी
जो इंडिया का भी साउथ पार्ट है ये वाला, यानी जिसमें कर्नाटका आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है, ये सब डिवाइड हो गया था पार्टीशन के बाद। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है। तो आपको चूज द करेक्ट वन, आपको करेक्ट वन इसमें से बताना था। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। सो क्वेश्चन ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें, नेम द 2 प्रोविंस विच वेयर ऑल्सो डिवाइडेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इनमें से आपको 2 प्रोविंस बताने जो पार्टीशन के टाइम पे डिवाइड हो गए थे, ठीक है। तो पार्टीशन के टाइम पे पंजाब हरियाणा डिवाइड हुए थे, या पंजाब जम्मू कश्मीर डिवाइड हुए थे, पंजाब बंगाल डिवाइड हुआ था, या पंजाब कश्मीर डिवाइड हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पंजाब और बंगाल डिवाइड हुआ था। क्यों? क्योंकि जो पंजाब है वो पहले बहुत बड़ा था, तो जब पार्टीशन हुआ तो एक पार्ट जो पाकिस्तान पे रह गया और एक पार्ट जो आज का हमारा पंजाब है उसमें रह गया, ठीक है। और बंगाल, जो पूरा बंगाल होता था, तो आज क्या है, आज जो हमारा ईस्ट बंगाल है उसको हम बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है, बांग्लादेश कहते हैं। और जो वेस्ट हमारा, तो वेस्ट बंगाल है, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है, यही है हमारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द आइडिया ऑफ पार्टीशन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आइडियाज ऑफ पार्टीशन के लिए सही है, ठीक है, आप बताओ। द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम इन कॉलोनियल टाइम। जो मुस्लिम लीग को बनाया इसलिए गया था ताकि जो मुस्लिम के जो इंटरेस्ट है ना उनको प्रोटेक्ट किया जाए कॉलोनियल इंडिया में, यानी ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। इट वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ द डिमांड फॉर द सेपरेट मुस्लिम नेशन। ये सबसे आगे थी मुस्लिम के लिए अलग देश डिमांड करने में, बिल्कुल सही बात है। और मुस्लिम लीग ने ही, इसी ने 2 नेशन थ्योरी दी थी, ठीक है, थ्योरी, इसी ने 2 नेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। सिमिलरली, ऑप्शन बी देखते हैं, सिमिलरली देयर वेयर ऑर्गेनाइजेशन विच वेयर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द हिंदू इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू अ हिंदू नेशन। बिल्कुल सही बात है। जैसे हिंदू महासभा जो थी, सिमिलरली जैसे मुस्लिम लीग थी जो थी वो मुस्लिम के लिए अलग डिमांड, मुस्लिम के लिए अलग देश की डिमांड कर रही थी, वैसे ही कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी थे जो इंडिया को एक हिंदू नेशन बनाने पर लगे हुए थे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बना दिया, ठीक है। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वॉज हेडेड बाई। जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान की, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, ठीक है। तो 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी उसको हेड कौन कर रहे थे? तो उसको हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसली स्टेट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन प्रिंसली स्टेट के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है, ठीक है। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांट टू जॉइन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। 565 रियासतें थी, यानी 565 जो प्रिंसली स्टेट थे, इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो क्लियरली इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, ठीक है। ऑप्शन बी, इंडिया वॉज रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू सम रीजन, बिल्कुल सही बात है। इंडिया रेडी था फ्लेक्सिबल होने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मणिपुर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनसे बोला गया था कि आपकी अगर कोई स्पेशल डिमांड है तो हम उसको भी फुलफिल कर देंगे, लेकिन आपको इंडिया में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो इंडिया वॉज रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू सम रीजन, ठीक है। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद डिसाइडेड नॉट टू बी इंडिपेंडेंट बट टू ज्वाइन इंडिया, बिल्कुल गलत बात है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने तो यही डिसाइड किया था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे या फिर पाकिस्तान से मिल जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। द प्रिंसली स्टेट कवर 1/3 एरिया ऑफ इंडिया, दैट्स वाई इट्स इंटीग्रेशन वॉज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है। जो प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के 1/3 एरिया कवर करते थे, इसीलिए इनका इंटीग्रेशन जरूरी था। क्योंकि अगर इनका इंटीग्रेशन नहीं होता तो हमारा जो इंडिया आज दिखता है ऐसा होता ही नहीं। बीच में फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम हैदराबाद को अपने में नहीं मिलाते तो ये बीच में हमारे हैदराबाद जो था ये अलग देश होता। और हैदराबाद छोटा नहीं था, आज का जो एक शहर है वो शहर नहीं था, उसमें तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब उसमें इंक्लूड होते थे, ठीक है। ये पे हम थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट का। वेट, देखो जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया था, ये 2 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। एक ब्रिटिश
इंडियन प्रोविंस, इंडियन प्रोविंस, ठीक है, ठीक है। और एक दूसरा था, दूसरा कौन था, दूसरा था प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे, यानी जो ब्रिटिश इंडिया के स्टेट्स थे, उनको तो डायरेक्ट रूल करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको जो रूल करते थे, इनको रूल करते थे प्रिंसेस, ठीक है, रूल्ड बाई प्रिंसेस, ठीक है। इनको प्रिंसेस रूल करते थे अंडर ब्रिटिश सुप्रीमेसी, ब्रिटिश सुप्रीमेसी, ठीक है। इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि उन्होंने 1/3 एरिया कवर किया हुआ था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉब्लम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना वीडियो को ही 2-3 बार देखोगे तो आपको ये सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भाई, ठीक है। देखो अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हो गई, रुको मैं बताता हूँ, 1 मिनट। प्रॉब्लम ये हो गई कि जो ब्रिटिश रूल एंड हुआ ना, तो जो प्रिंसली स्टेट सुप्रीमेसी ओवर प्रिंसली, सॉरी, देखो जब ब्रिटिश रूल एंड हुआ, ब्रिटिश रूल एंड, ठीक है, तो सुप्रीमेसी ओवर प्रिंसली स्टेट ऑल्सो एंड, ठीक है। क्या हुआ, जब ब्रिटिश के ऊपर जो ब्रिटिश रूल एंड हुआ इंडिया में, तो जो उनका सुप्रीमेसी था ना प्रिंसली स्टेट के ऊपर, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद एक माउंट बैटन प्लान आता है, ठीक है, माउंट बैटन प्लान, ठीक है। माउंट बैटन प्लान आता है, इसी के वजह, इसी यही माउंट बैटन प्लान किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, इंडिया के पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और इसी ने, माउंट बैटन प्लान ने ही गिव ऑल स्टेट, इसने बोला, माउंट बैटन प्लान के अंदर बोला गया ऑल स्टेट्स फ्री टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं वो फ्री हैं, चाहे वो इंडिया ज्वाइन करें, चाहे वो पाकिस्तान ज्वाइन करें, चाहे और बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट वेयर द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट अप्रोचेस इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो गवर्नमेंट का अप्रोच था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है। तो रिजल्ट ये आया कि जो पीसफुल नेगोशिएशन थे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट के साथ, वो सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। पीसफुल नेगोशिएशन विथ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, मोस्ट रूलर साइंस डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का मतलब होता है दैट द स्टेट एग्री टू बिकम द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। मीन्स वो जो स्टेट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन किया है, वो ये मान गया है कि वो पार्ट है इंडिया का, ठीक है। जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर प्रोब्ड मोर डिफिकल्टी, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो जूनागढ़ है, हैदराबाद है, मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है, इन्होंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज पैदा की थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू प्लेड क्रूशियल रोल इन नेगोशिएशन विथ रूलर्स, बिल्कुल गलत बात है। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, पटेल जी ने, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इन्होंने इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन था या फिर नेगोशिएशन में रूलर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी। तो चूज द इनकरेक्ट वन आपको बताना, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच, इसमें से रॉन्ग मैच बताना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, बिल्कुल सही बात है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है।
मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट जो अगर इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें, जो इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में फॉर्म हुई थी, और उसकी बात करें तो उस टाइम पे हमारे लियाकत अली खान थे, QLIAQUAT, लियाकत अली खान, ठीक है। और अगर 1947 की बात करें तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो वो थे आर के सन्मुखम, MUKH, सन्मुखम चट्टी या चट्टी चट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, ठीक है। लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट कौन था इंडिया का, ठीक है। तो हैदराबाद था जो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। और यहाँ के जो रूलर्स कॉल्ड देमसेल्फ निज़ाम, ठीक है। निज़ाम का टाइटल उनके पास होता था, जो रूलर यहाँ के होते थे उनका क्या बोलते थे, निज़ाम बोलते थे। यहाँ के जो रूलर थे रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आगे देख लेते हैं, ठीक है। डैश इज द पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ हैदराबाद, जो हैदराबाद की पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनको क्या बोला जाता था। ऑप्शन ए जुल्मीकार, ऑप्शन बी हैदराबाद पैरा SF, ऑप्शन सी रजाकार्स, ऑप्शन डी हैदराबाद सेंट्रल फोर्सेस। तो जो हैदराबाद की पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनको हम क्या बोलते हैं, रजाकार्स बोलते हैं। और आप एक फैक्ट यहाँ पे देख लो, ये जो रजाकार्स बनाए गए थे ना, इससे आज की जो हमारी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट थी इतनी प्रभावित हुई थी कि जो हमारा जो पुलिस एकेडमी है जहाँ से IPS ट्रेंड किए जाते हैं वो भी हैदराबाद में बनाया गया, इसी को देखते हुए, ठीक है। समझ में आई बात। तो जो पैरा ऐसा मिलिट्री फोर्सेस थी उनको क्या बोलते हैं, रजाकार्स बोलते हैं, ठीक है। चलो एक थोड़ी सी और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। क्या हुआ जब इन्होंने जो हैदराबाद है, इसने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब साइन किया था इन्होंने, नवंबर 1947 में, ठीक है। सॉरी 1974 लिख रहा हूँ मैं, 1947 में हैदराबाद ने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन मैंने बता दिया कि आप रेडी हो इंडिया में मिलने के साथ लिए, लेकिन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये था कि अभी हमें टाइम चाहिए, हम स्टैंड स्टिल पे हैं, यानी हम रुके हुए हैं, हमें डिसाइड करने दो हमें कहाँ रहना है, इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में जाना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। तो इसने 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन इसको देखते हुए क्या हुआ, बहुत प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से निज़ाम ने क्या किया, यानी यहाँ के जो रूलर थे, निज़ाम रिस्पॉन्ड बाई पैरामिलिट्री, ठीक है, पैरामिलिट्री, ठीक है। पैरामिलिट्री के थ्रू रिस्पॉन्स किया गया। जैसे आज क्या होता है, आज कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको दबाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपनी पुलिस को यूज़ करते हैं। तो वहाँ के जो उस टाइम पे निज़ाम थे उन्होंने अपना जो पैरामिलिट्री फोर्स था यानी रजाकार्स जो थे उनको यूज़ किया उसको दबाने के लिए। पर्टिकुलरली उन्होंने नॉन मुस्लिम को टारगेट किया, यानी जो हिंदू वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ उनके साथ उनकी औरतों के साथ रेप किया गया, उनको मारा गया, उनको मर्डर किया गया, ठीक है। इसको देखते हुए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसने वो ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, ठीक है, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, पोलो वाज लॉन्च, ठीक है। विद इन 4 डेज हैदराबाद असेशन टू इंडिया, ठीक है। जब इंडिया ने देखा कि वहाँ पे लोगों के ऊपर बहुत
अत्याचार हो रहे हैं, उनके रजाकार कर रहे हैं, तो इंडिया ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, जिसके थ्रू इंडिया ने अपनी आर्मी भेज दी वहाँ पे, डायरेक्ट आर्मी भेज दी। तो क्या हुआ भाई, वहाँ पे 4 ही दिन के अंदर हैदराबाद हार गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ महाराजा ऑफ मणिपुर? महाराजा ऑफ मणिपुर का नाम क्या था? ठीक है, तो महाराजा जो थे मणिपुर के, उनका नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह। ठीक है, महाराजा बोधचंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द किंग ऑफ कश्मीर इन 1947? ठीक है, 1947 में कश्मीर के किंग कौन थे? तो 1947 में कश्मीर के किंग राजा हरि सिंह थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाउ वेयर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट ड्रॉ डिसाइडेड? जो इंडिया की जो बाउंड्रीज थी, या सॉरी जो स्टेट की बाउंड्री हैं, उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता था? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, बिल्कुल गलत बात है। ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, ये बिल्कुल सही बात है। जो हमने स्टेट की बाउंड्रीज ड्रॉ की थी ना, वो हमने किस बेसिस पे की थी? लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे की थी। ठीक है, यानी लैंग्वेज की, यानी जो इधर बोलेंगे उनको, फॉर एग्जांपल जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र बॉम्बे प्रोविंस था, बॉम्बे उस टाइम पे BOMBAY बॉम्बे प्रोविंस। ठीक है, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक महाराष्ट्र जहां पे मराठी बोली जाती थी, और एक गुजरात। ठीक है, जहां पे गुजराती बोली जाती है। ये किस बेसिस पे किया हमने? लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के बेसिस पे डिवाइड किया था ऐसे। ठीक है, और भी जितने स्टेट डिवाइड हुए इसी बेसिस पे डिवाइड हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते थे। द मेन एम ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वॉज। देखो अब क्या होता है कि जब भी इंडिया को, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसको पहले कोई काम करना होता है ना, तो उसके पहले वो एक कमीशन बनाती है। कमीशन में क्या होता है, कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं और वो लोग पहले डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे हमें ये चेंजेस करने हैं सोसाइटी में। तो उसी को देखते हुए जो लोग बैठते हैं उनको हम कमीशन बोलते हैं। जैसे इंडिया को जब स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना था, तो उसके लिए क्या बनाया गया था? कमीशन बनाए गए थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये कब बना था? ये बना था 1953 में। ठीक है, 1953 में। ठीक है, इसके पहले भी 2 बने हुए थे, 2 कमीशन बने हुए थे। एक बना था 1948 में, जिसका नाम था एसके धर कमेटी। ठीक है, एसके धर कमेटी, कमेटी। ठीक है, इसने डायरेक्ट साफ मना कर दिया था कि इंडिया के जो स्टेट हैं उनको लैंग्वेज के बेसिस पे ना डिवाइड किया जाए। ठीक है, एक और कमेटी बनाई गई, उसके बाद इसको बोला गया JVP कमेटी। ठीक है, इसने भी साफ मना कर दिया कि इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड ना किया जाए, यानी स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे ना की जाए। लेकिन क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जो इस कमेटी के जो रूल्स, यानी जो डिसीजन थे कि ना डिवाइड किया जाए, इसको देखते हुए बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आपकी बुक में एक मूवमेंट का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है विशाल आंध्रा मूवमेंट। ठीक है, इसी में कौन थे? इसी में एक पोटी श्री राम उल्लू। ठीक है, पोटी श्री राम उल्लू ने जो थे, ये गांधीयन वर्कर थे। इन्होंने अनशन कर दिया, यानी ये सत्याग्रह पर बैठ गए कि हमें हमारा अलग स्टेट चाहिए। ठीक है, और इन्होंने 56 दिन तक स्ट्राइक की। ठीक है, 56 दिन तक बिना खाए पिए बैठे रहे। ठीक है, 56 दिन के बाद जब इनकी डेथ हो गई तो बहुत बड़े लेवल पे वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गए। ठीक है, फाइनली क्या होता है 1952 में दिसंबर में जो हमारे PM होते हैं उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू, वो एग्री हो जाते हैं आंध्रा बनाने में। ठीक है, आंध्रा फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जाती है। ठीक है, 1953 में इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस ऑफ इंडियन स्टेट। बिल्कुल सही बात है, इंडियन स्टेट को ऐसे डिवाइड किया जाए कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो। टू कॉइन विथ द टेरिटरी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही बात है, ये तीनों काम इसके होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब इसकी रिपोर्ट आ जाती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, तो एक वो पास किया जाता है। ठीक है, एक एक्ट पास किया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन
स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1955, ठीक है। इसकी वजह से इसके बाद हर स्टेट को अलग अलग डिवाइड किया जाता है, ठीक है। चलो, विशाल आंध्रा मूवमेंट दैट डिमांड, विशाल आंध्रा मूवमेंट की डिमांड क्या थी? द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस ऑफ विच दे वेयर द पार्ट एंड टू बी मेड इनटू सेपरेट आंध्र प्रोविंस। जो मद्रास का प्रोविंस जो था उसमें तेलुगु स्पीकिंग जो एरिया था उसको अलग करके आंध्र बनाने का जो मूवमेंट था उसको विशाल आंध्र मूवमेंट बोलते हैं, या फिर जो तमिल स्पीकिंग एरिया था उसको अलग करके हम जो अलग स्टेट बनाने का मांग था उसको विशाल आंध्र मूवमेंट बोलते हैं, या फिर ऑप्शन सी जो कन्नड़ा स्पीकिंग एरिया था उसको अलग करके हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो विशाल आंध्र मूवमेंट था वो तेलुगु स्पीकिंग एरिया के लिए था, यानी जो जो मद्रास प्रोविंस में जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है उसको अलग करके हम एक अलग स्टेट बनाना चाहते थे जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो तमिल स्पीकिंग नहीं, कन्नड़ा स्पीकिंग नहीं, तमिल कहाँ पे बोली जाती है? तमिलनाडु में। कन्नड़ा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए CUT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। Who among the following entered into stand still agreement with India in November 1947? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसने साइन किया था? तो मैंने बताया निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने साइन किया था। वीडियो लंबा हो रहा है इसे मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वेयर रिकलेंट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन? इसमें से कौन से प्रिंसली स्टेट हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करने के लिए मना कर दिया था? तो कौन से हैं? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द टू नेशन थ्योरी वॉज एडवांस बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी? तो टू नेशन थ्योरी है कौन सी पार्टी ने दिया था? तो टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने दिया था, ठीक है। हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? अब खान अब्दुल गफ्फार खान को, और यही थे जिन्होंने इनका जो एरिया था इन्होंने मना कर दिया था, डोंट वांट टू जॉइन पाकिस्तान, ठीक है। यही जो थे वो जो मैंने बताया था ना कि बहुत सारी जो एरियाज थे वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे पाकिस्तान को, तो उसमें यही है एक खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये आपका बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको पैसेज नहीं पढ़ना, अभी देखो बिना पैसेज पढ़े आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। विच प्रिंसिपल वॉज फॉलोड फॉर द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो किया गया था पार्टीशन के लिए, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी को फॉलो किया गया था, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि होम मिनिस्टर भी थे पहले, ठीक है। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट वेयर देयर इन द ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? कितने प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे? तो 565, मैंने कितनी बार बताया? 565, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसली स्टेट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है प्रिंसली स्टेट के रिगार्डिंग? द इंडियन गवर्नमेंट वॉज रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू सम रीजन, बिल्कुल सही बात है। द रूलर ऑफ जूनागढ़ हैड डिसाइडेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बिल्कुल गलत बात है। जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर एंड जम्मू कश्मीर, ऐसे यही 4 स्टेट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी कि हम इंडिया में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखो बिना ये पढ़े हुए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो इसलिए आप पहले ये मत पढ़ना, आप पहले क्वेश्चन देख लेना ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द खासी हिल्स आर लोकेटेड? खासी हिल्स कहाँ पे है? मेघालय में, और यहाँ पे जो ट्राइब रहती है उसी को हम खासी ट्राइब बोलते हैं, खासी ट्राइब, ठीक है, ट्राइब बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच रीजन ऑफ इंडिया इज प्रीफर्ड एज द सेवन सिस्टर? सेवन सिस्टर कौन से एरिया को बोलते हैं, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट को हम सेवन सिस्टर बोलते हैं, जिसमें 7 स्टेट आती हैं, ठीक है, इन्हीं को हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया इनिशियली अपोज ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन? इसमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट है जिसने इनिशियली इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया था? तो वो है हैदराबाद, ठीक है। आज तो पार्ट ही है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, नेम द स्टेट फ्रॉम विच छत्तीसगढ़ वाज कार्व्ड आउट? छत्तीसगढ़ कौन से स्टेट से निकाल के बनाया? तो छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश से निकाल के बना है। बिहार से कौन सा बना है? बिहार से बना है झारखंड। झारखंड। उत्तर प्रदेश से कौन सा बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यही मेरे को 2 साल के मैंने PYQs इंक्लूड किए हैं। 2 साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला इससे, ठीक है, इस चैप्टर से आपके 6 नंबर का। तो क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इंडिया टू गेट द मर्जर ऑफ ऑल प्रिंसली स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। कुछ आपको चैलेंजेस बताने हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने फेस किया था इंटीग्रेशन में, ठीक है, और प्रिंसली स्टेट आपको ये बताना है। मैं ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना सारा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से लिखो। ये दोनों क्वेश्चन यानी जो पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, ये दोनों को आप खुद से लिखो। और हमारे इंस्टाग्राम का नीचे हैंडल दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसका फ़ोटो क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम पे हमें सेंड करो। हम आपको देख के बताएंगे कि आपके ऑप्शन में आपका जो आंसर राइटिंग का तरीका है वो सही है या नहीं। यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो 95% बच्चे इस बार क्यों फेल होने वाले हैं। तो 95% बच्चे इसलिए फेल होने वाले हैं क्योंकि जो आंसर राइटिंग का एक पर्टिकुलर तरीका होता है आंसर राइटिंग लिखने का बोर्ड्स पे, वो आजकल के बच्चों को नहीं पता। और ये सबसे अच्छा तरीका है सीखने का कि हम टॉपर की जो आंसर शीट होती है, टॉपर की आंसर शीट जो CBSE ऐसा मॉडल आंसर प्रेजेंट करती है, तो उनको हम एनालाइज करें। और उसकी बात मैंने इस वीडियो में अच्छी की है, जो भी यहाँ पे आपको एक शो होगी एंड में, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बात की है कि आपको कैसे एक आंसर को बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव लिखना है, ठीक है। तो आपको वो वीडियो जरूर से देखना है और वैसे ही अपने आंसर को लिखना है, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। Till then, keep learning, keep growing, and stay connected. God bless you all. Jai Hind.